नमस्कार। मैं शान चौधरी आप सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का स्वागत करता हूं। 68 बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ जीव विज्ञान के एमसीक्यू को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 45 तक हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में बात कर ली थी। आज प्रश्न नंबर 46 से हम उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सवालों को हल करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 46 आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 46 आपसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि जो ब्रायोफाइटा हैं उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, या पादप जगत के उभयचर के रूप में हम इनको जानते हैं। अब थोड़ा पहले देख लेते हैं कि ब्रायोफाइटा होता क्या है। दरअसल ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम के वह पेड़ पौधे हैं जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में अभी अभी शुरू ही हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे बने तो जो सबसे पहले जो पेड़ पौधे बने वो ब्रायोफाइटा के जो है कैटेगरी में आए। जैसे हम एल्गी को जानते हैं, ये जो आपका एल्गी है जिसके बारे में कल हमने बात की थी, वो ब्रायोफाइटा के अंदर ही आती है। अब जो अगर आपने देखा होगा घरों के बाहर जो काई लग जाती है उसमें कोई तना नहीं होता, उसमें अलग से कोई पत्तियां नहीं होती, उसमें जड़ नहीं होती। तो ब्रायोफाइटा जो है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो थोड़ा काई को आप देख लीजिए कि कैसी होती है। वो सब ब्रायोफाइटा की जो है कैटेगरी है, उसी में है सब इसका। तो ये कह रहा है कि उभयचर, आपने देखा होगा जो आपकी काई है वो आपके पत्थरों पर भी पाई जाती है, वो पानी के ऊपर भी मौजूद रहती है। तो जो इससे हमने ये समझा कि जो ब्रायोफाइटा हैं वो या तो पानी के ऊपर रहेंगे या तो ऐसी जगह पर मौजूद होंगे जहाँ पर नमी है। ठीक है ना, हम लोग की छत पर जो हरी हरी काई जम जाती है वो बरसात के मौसम में जमती है। तो जहाँ पर नमी मौजूद होगी वहाँ पर ये पाए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो गया। दूसरा ये कह रहा है फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वाटर इज नीडेड। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने इस बारे में बात की। ये पानी के बगैर जो जहाँ जो है नमी नहीं होगी वहाँ पर ये नहीं उगेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी आपका सही हो गया। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इन ब्रायोफाइटा क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। ब्रायोफाइटा में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो जैसा कि हमने अभी कल बात की थी इस बारे में कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट वह हरा पदार्थ होता है या ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते। तो अब जब उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होगा तो उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। अब इसी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वतः अपना जो है वो भोजन बनाने के लिए सक्षम है। ऐसे पेड़ों को हम जो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जब क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो ब्रायोफाइटा भी ऑटोट्रॉफ हो गए। तो ऑप्शन सी भी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपसे क्या कह रहा है कि कुछ जो ब्रायोफाइटा हैं उनको दीपक की बाती बनाने के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही साथ जो कुछ ब्रायोफाइटा हैं ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी है थोड़ा फैक्चुअल है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। बाकी तो ऊपर जो समझने का था हमने समझा दिया। तो इस हिसाब से इसके चारों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी ब्रायोफाइटा पे चर्चा और कर लेते हैं। जैसा आपने काई को देखा तो काई जो होती है उसमें तना मौजूद नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि इसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं होते ब्रायोफाइटा में। ठीक है, अभी के लिए याद रख लीजिए इसमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होता। वास्कुलर टिश्यू क्या होता है कि हम आगे आने वाले जो प्रश्न हैं उनमें इनकी चर्चा करेंगे। वास्कुलर टिश्यू होता क्या है बस थोड़ा याद रख लीजिएगा। ब्रायोफाइटा में वास्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 47 आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब क्लासेस ऑफ ट्रैकियोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन ट्रैकियोफाइटा के उपवर्ग हैं? अभी हमने पीछे देखा था कि ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा के बाद जो पेड़ पौधे उत्पन्न हुए उनको बोला गया ट्रैकियोफाइटा।
अभी हम पीछे बात कर रहे थे वॉस्कुलर टिश्यू की। वॉस्कुलर टिश्यू का मेन कार्य क्या होता है? जो पेड़ होता है उसमें जो पानी होता है वो जड़ों से वो सोखता है, मिट्टी में जो नमी मौजूद होती है उसको पेड़ जड़ों के माध्यम से सोखता है, और यह पानी पूरे पेड़ में पहुंचता है। भाई जब जड़ों में सोख रहा है तो पत्तियों को भी ज़रूरत है, फूल को भी ज़रूरत है, आपके फल को भी ज़रूरत है, और तने को भी ज़रूरत है पानी की। तो जड़ से फूल तक या फल तक पहुंचाने का जो माध्यम है, या पत्तियों में जो खाना बन रहा है वो जड़ों तक कैसे पहुंच रहा है, तने तक कैसे पहुंच रहा है, इसको जो पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या है? वो वास्कुलर टिश्यू के माध्यम से होता है। ठीक है। अब वास्कुलर टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो है वो पानी पहुंचाने का काम करता है, और जो फ्लोएम है ये खाना पहुंचाने का काम करता है। तो जो ट्रैकियोफाइटा है इसमें वास्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में वास्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। ठीक है। तो अब इसके ऑप्शनों पर चर्चा कर लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ट्रैकियोफाइटा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है कि जो टेरिडियोफाइटा है वो ट्रैकियोफाइटा का एक प्रकार है। तो पहले जान लेते हैं कि ये टेरिडियोफाइटा होते क्या। तो जो टेरिडियोफाइटा होते हैं इसमें क्या होता है, जो पेड़ है या पौधा है उसमें ना तो बीज आएगा और ना ही कोई फूल आएगा। ठीक है। जैसा कि एक पेड़ है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, जिसका नाम होता है फर्न। फर्न ये बहुत डायनासोर के ज़माने में ये पेड़ पौधे बड़े जो है पृथ्वी पर बहुतायत में पाए जाते थे। आजकल फर्न उतने नहीं पाए जाते, कहीं कहीं मिलते। तो जो ये फर्न है ये हमेशा आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पर नमी काफ़ी ज़्यादा होगी, और जो जो इसका टेम्परेचर है वो भी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका इक्वेटर के आसपास जो मौसम मौजूद होता है, जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा होती है और जो टेम्परेचर है वो दिन और रात का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करता, लगभग और लगभग आसपास ही रहता है, वहाँ ये फर्न आपका या टेरिडियोफाइटा बहुतायत में मिलते हैं। ठीक है। तो जो टेरिडियोफाइटा है ये ट्रैकियोफाइटा के एक उपवर्ग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया। अगला इसमें कह रहा है जिम्नोस्पर्म। तो अब जिम्नोस्पर्म क्या है? तो टेरिडोफाइटा आगे चल के जब इवोल्यूशन और हुआ तो टेरिडोफाइटा से ही आगे चल के जिम्नोस्पर्म बनी। अब जिम्नोस्पर्म जो पौधा होता है इसमें बीज तो होता है, जैसे हमने देखा ट्रैकियो जो आपका टेरिडोफाइटा है उसमें ना बीज होगा ना फूल होगा, बट जिम्नोस्पर्म में बीज मौजूद होता है। परंतु जो बीज है उसके ऊपर कोई गूदा नहीं होता। इसको बोला जाता है कि जो सीड है वो अनकोटेड होता है। जिस प्रकार आपने अगर चिलगोज़ा देखा होगा तो चिलगोज़े के ऊपर कोई भी गूदा मौजूद नहीं था, उसके बीज को आप लीजिए, खोलिए और खाइए। वहीं जो आपका आम होता है, आम के ऊपर गूदा मौजूद होता है गुठली के ऊपर। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत क्या आ गया? वे ऐसे पेड़ जिनके बीज के ऊपर कोई गूदा मौजूद नहीं, तो ये जिम्नोस्पर्म जो है वो ट्रैकियोफाइटा के अंदर आते हैं। ये बात सत्य हो गई। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है एंजियोस्पर्म। अब ये एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म वो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें फूल के साथ फूल आता है, वो फूल जो है वो आगे चल के बीज में बदल जाता है। साथ ही साथ ये जो बीज होगा इसके ऊपर गूदा भी रहता है। जैसे अभी हमने आम का उदाहरण दिया। आम का जो फल है वो आप सभी ने देखा होगा कि जो गूदा मौजूद रहता है, गूदा हम लोग खा लेते हैं और गुठली को अगर आप ज़मीन में लगा देंगे तो नया पेड़ आम का निकल आएगा। तो जो आम का फल है वो जिम्नोस्पर्म के अंडर आता है। तो ये तीनों ही ट्रैकियोफाइटा के उपवर्ग हैं। अब चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है थैलोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है ये ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। इन
जो ऑप्शन ये 3 आपको उपवर्ग बताए गए, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है वन लाइनर में आपसे एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने मौजूद है। प्रश्न नंबर 48 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म की मुख्य विशेषता है। ये नीचे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से पूछ रहा है। दे आर पेरेनियल प्लांट्स, ये 12 मासी पौधे होते हैं। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है। अभी हमने हालांकि पिछले क्वेश्चन में इस बारे में चर्चा की थी कि जिम्नोस्पर्म जो है ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो बीज होता है उसके ऊपर कोई गूदा मौजूद नहीं होता। ये उसी की विशेषता के बारे में बात कर रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म है वो 12 मासी पौधे होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि ये आमतौर पर जीरोफाइट होते हैं। तो ऐसा है क्या? जीरोफाइट जो होते हैं ये ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी सबसे पहले तो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर नमी की कमी होती है। रेगिस्तानी इलाकों में आपको जीरोफाइट देखने को मिल जाएगा। जीरोफाइट का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कैक्टस का पौधा। अगर आप थोड़ा राजस्थान वगैरह की तरफ जाएंगे तो आपको कैक्टस का पौधा खूब देखने को मिलेगा। तो साथ ही साथ ये जो जीरोफाइट होती हैं इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी और गहरी होती हैं, ज़मीन के बहुत अंदर गहराई तक चली जाती हैं। कारण क्या है? रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो पानी की आपूर्ति के लिए ये जो जीरोफाइट होते हैं इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। और आमतौर पर जीरोफाइट में पत्तियाँ मौजूद नहीं होती, होंगी तो ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है और अगर पत्तियाँ रहेंगी तो जो एवोपराइजेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी जीरोफाइट की भी थोड़ी जो है जान ली कि क्या क्या होता है जीरोफाइट में। तो जो आपका जिम्नोस्पर्म है वो जीरोफाइट के अंदर आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है कि ये यूनिसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन होते हैं इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। ये अलग अलग जो यौन अंग हैं वो अलग अलग होने का क्या मतलब। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट रहता है वो अलग अलग होता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर ये अलग अलग होगा तो मेल से जो पॉलन ग्रेन है वो उठ के फीमेल पर जाएंगे। अगर ये मान लें ये फीमेल है ये मेल है तो ये यहाँ से कैसे जाएगा? इसके कई तरीके हो सकते हैं। या तो कीट पतंगे इसको ले जाएं, कीड़े होते हैं जैसे मधुमक्खी हो गई या तितली हो गई, वो मेल फूल पर बैठी, या मेल जब वो पेड़ पर आई तो वो जब वो उठा के फीमेल पोर्शन पर जाएगी तो उसके माध्यम से ये पहुंच जाएगा, या हवा के माध्यम से पहुंच जाए, पानी के माध्यम से पहुंच जाए। ये तरीके होते हैं पॉलिनेशन के अलग अलग। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, यौन अंग जो हैं वो मेल और फीमेल अलग होते हैं। तो ये भी इसके जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, ये भी ऑप्शन सही है। चौथा आपसे क्या कह रहा है कि जो कायसाम का पौधा होता है ये सबसे बड़ा एंडोस्पर्म है और ये जिम्नोस्पर्म के जो है उसके अंडर आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष कौन है। तो याद रखिएगा ये कायस का पौधा होता है। ठीक है, अब पहले एक बार देख लेते कि ये एंडोस्पर्म क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि जो समझ लेते हैं कि ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का कहने का मतलब है ये वो पोर्शन है जो जो आपका फीमेल पोर्शन है वो उसको एम्ब्रियो कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह से, या भी फर्टिलाइज नहीं। तो इसके चारों तरफ जो है ना जिसको प्रोटेक्ट करके रखता है उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और ये आगे चल के जब फर्टिलाइज होगा तो यही चीज़ आगे जाके बीज बन जाएगी। ठीक है, मोटा मोटा हमने आपको एंडोस्पर्म के बारे में समझा दिया। ये जो सायस है इसको याद रखिएगा, इस चीज़ को, ये वन लाइनर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसके चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। इसका ऑप्शन फाइनल क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते देखिए। प्रश्न नंबर 49 आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रॉम मोनोकॉट फैमिली।
पहले समझते हैं कि ये मोनोकोट क्या है। आपके अभी हमने बात की थी जो एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म जो है वो आगे जाके फिर दो क्लास में डिवाइड होता है। एक बोला जाता है मोनोकॉट और दूसरा बोला जाता है डाइकॉट। ठीक है, अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है थोड़ा समझते हैं। अभी आपको समझ में आ गया एंजियोस्पर्म से कि मैं जो है आगे जाके दो बन गए, एक मोनो और एक डाई, हमने इनको फिर विभाजित किया अलग अलग। तो जो मोनोकॉट है उसका एक, अगर ये मान लीजिए ये मोनोकॉट का बीज, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो हो सकता है जब जब आप तोड़े तो ये अलग अलग तरह के टुकड़ों में टूटे, एक समान टुकड़ों में कभी नहीं टूटेगा। जैसे आपने देखा होगा गेहूं का दाना है या आपका जो धान है उसका जो बीज है धान का, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो हो सकता है कभी ये ऐसे टूट जाए, कभी और दूसरा टुकड़ा कुछ ऐसा रह जाए। ठीक है, वहीं जो आपका डाइकॉट है उसको जब आप तोड़ेंगे तो बराबर बराबर दो हिस्सों में टूटेगा। अब जैसे अगर आपने मटर का दाना देखा हो तो मटर का अगर ये बीज मान ले तो इसमें एक ये इस तरह से बीच में विभाजन होता है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो एक ऐसा ऐसा टूट जाएगा, दूसरा ऐसा टूट जाएगा, ये दोनों ही लगभग लगभग सामान्य होंगे। ठीक है, तो ये डाइकॉट की विशेषता थी। मोनोकॉट की हमने आपको समझा दी। अब ये आपसे कह रहा है कि ये जो चार आपको दिए हुए हैं, लिलाई, ग्रैमिनी, पामेई और मूसे, ये चार जो इसके सब क्लासेस, ये चार फैमिली या परिवार दिए हुए हैं, ये क्या, इनमें से कौन मोनोकॉट के अंडर आता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। जो लिलियासी फैमिली है इसके अंडर लहसुन और प्याज दोनों ही आते। अगर आप लहसुन या प्याज को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अलग अलग हिस्सों में टूट तो जाएगा पर वो सामान्य नहीं होगा। तो इसको याद रखिएगा, जो लिलिया की फैमिली होती है इसके अंदर गार्लिक और अनियन या कह लें लहसुन और प्याज आते हैं। दूसरा है ग्रैमिनी फैमिली, ये हिंदी में थोड़ा गलत लिख गया है, ग्रामीण नहीं होगा ग्रैमिने होगा। ठीक है, थोड़ा गलत लिख गया। तो जो ग्रैमिने फैमिली है इसके भीतर आएंगे जो आपका गेहूं हो गया, जो आपका चावल का या कह लें धान जो है वो ग्रैमिनी फैमिली के अंडर आएगा। ठीक है, तो ये भी मोनोकॉट के अंडर है। अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है पामे फैमिली। जो पामे फैमिली है इसके अंडर क्या आएगा, इसके अंडर आएगा आपका नारियल, वो पामे फैमिली के अंडर आता है। और डेट पाम, डेट पाम आपने देखा होगा, इवन खजूर जो है वो भी पामे फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर ऑप्शन डी आपका कह रहा है मूसके फैमिली। मूसके फैमिली जो है इसके उदाहरण के रूप में हम केले को देख सकते हैं या बनाना को। तो ये चारों ही जो क्लासेस हैं ये सब मोनोकॉट के अंडर आती हैं। हमने इनके उदाहरण भी जान लिए, अब इनको याद रखिएगा। फैक्चुअल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि गेहूं और चावल किस परिवार का हिस्सा है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि जो ग्रैमिनी फैमिली उसी पर आप सही उत्तर लगाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 67 और 68 के मेंस टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ शुरू हो गई है। जीएस के कोर्सेज 2 अक्टूबर से और ऑप्शनल की क्लासेस 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी हैं। ये नीचे दिए हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस, सोशोलॉजी। आप और अधिक जानकारी के लिए नीचे के दिए हुए नंबर पर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 50 आपसे क्या पूछ रहा है। 50 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग फीचर ऑफ डाइकोटिलिडन। अभी हमने पिछले सवाल में मोनोकोटिलिडन के बारे में देखा था, अब हम डाइकोटिलिडन की विशेषताओं पर थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि क्या है डाइकोटिलिडन। अभी जैसा हमने आपको बताया था कि जो मोनोकोटिलिडन है उसको अगर आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो टूट तो जाएगा पर दो बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा, जबकि जो द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडन होता है जैसे मटर का दाना है उसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये दो सामान्य हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है,
वही आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि बीज दो बीज पत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे नाम से भी हमें पता चल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इसमें संवहनी पूल मौजूद होता है या वॉस्कुलर पूल कैन बी प्रेजेंट। तो जैसा अभी हमने पीछे ऑप्शंस में देखा था कि क्या होता है संवहनी पूल या वॉस्कुलर पूल, कि जो जाइलम और फ्लोएम है, अभी हमने बात की थी कि जो जाइलम है उसका क्या काम है कि पेड़ में पानी की आपूर्ति कराना, जड़ों से जो पानी आ रहा है उसको पेड़ के विभिन्न हिस्सों तक जिस माध्यम से पहुंचता है वो जाइलम एक टिश्यू होता है उसके माध्यम से पहुंचता है। वहीं जो फ्लोएम है उसका काम होता है कि पेड़ की पत्तियों में या तने में, हरा अगर तना है तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ये मत मान लीजिएगा कि केवल फोटोसिंथेसिस पत्तियों में ही होता है। जैसे कैक्टस का जो पौधा होता है उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो तने में होती है। तो जो खाना तने में या पत्तियों में बन रहा है वो बाकी पेड़ के अलग अलग, जैसे जड़ हो गई, तना हो गया या फल हो गया, उसमें पहुंचता जिस माध्यम से है, जिस टिश्यू के द्वारा पहुंचता है उसको हम फ्लोएम जानते हैं। ये दोनों ही वास्कुलर टिश्यू के अंडर आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो डाइकोटिलेडन है वो वास्कुलर पूल का हिस्सा है, तो ये बात भी सही हो गई। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि इसका जो फूल है वो 4 या 5 भागों में बटा होता है या 4 या 5 पत्तियां होती हैं उसमें, तो ये बात सत्य है। जैसे अगर आपने देखा होगा जो चाइना रोज़ होता है या हिबिस्कस का जो फूल होता है उसमें 4 पत्तियां होती हैं, या आपको बड़ा सामान्य सा पेड़ है, आपका फूल का पौधा आपके यहाँ दिख जाएगा। तो वो बड़ा अच्छा है जो है द्विबीजपत्री का एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। चौथा आपसे कह रहा है कि जो डाइकॉट है इसका स्टेम यूजली हैव सेकेंडरी ग्रोथ, या जो द्विबीजपत्री है इसके तने आमतौर पर द्वितीय वृद्धि होती है। अब ये द्वितीयक वृद्धि क्या है? मान लीजिए पेड़ जो है वो आज उसका बीज बोया गया किसी भी पौधे का, जब वो बढ़ना शुरू करेगा तो हर साल जो है उसके तने पर एक नई परत जमती जाएगी हर साल। मान लीजिए कि ये पेड़ की मेन टहनी है और अगले साल क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ेगी तो उसके ऊपर एक परत जम जाएगी, अगले साल एक परत और जम गई, तो हर साल परत दर परत जो बढ़ती जाएगी उससे क्या होगा, तना जो है वो और मोटा होता जाएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि मान लीजिए हम ये ऊपर से देख रहे हैं, हमने तना काट दिया तो इसमें आपको ऐसे घेरे मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनुलर रिंग। ठीक है, तो ये यही सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी का मतलब है कि जो आपका मेन था, जो हमने लगाया था, बीज से जो उत्पन्न हुआ उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती चली जा रही है। तो जो द्विबीज या डाइकोटिलेडन होते हैं उसमें ये पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपके चारों ही ऑप्शन सही हैं। आपका सही ऑप्शन इस क्वेश्चन क्या क्या हो गया, मोर देन अबव या एक से ज़्यादा अधिक। ठीक है, ऑप्शन ई 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ द्विबीजपत्री के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 आपसे पूछ रहा है कि रेडिश, टर्निप और कॉलीफ्लावर बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ डाइकॉट्स। अब आप देखिए कि मूली, शलगम और फूल गोभी डाइकॉट के किस परिवार से संबंधित है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभी हमने डाइकोटिलेडन की बात की थी, द्विबीजपत्री की जो बात की थी, अब ये नहीं पूछ रही, तो ये मान ही लिया है कि जो मूली है, शलगम और फूल गोभी है वो द्विबीजपत्री या डाइकॉट के अंडर आते हैं। अब आपको बताना ये है कि ये उसकी किस सब क्लास के अंडर आते हैं। ठीक है, ये कई सारे प्रश्नों का मेल है, ये सवाल तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है लेग्यूमिनेई, लेग्यूम या लेग्यूमिनोसेई। ठीक है, अब इसके अंडर और क्या क्या आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो उसका सही उत्तर बता देते हैं तो बाकी समझने में आसानी होगी। इसका सही उत्तर है क्रूसीफेरा। जो मूली, शलगम और फूलगोभी है वो क्रूसीफेरा के अंडर आते हैं। ये सब इसके सब टाइप हैं डाइकॉट के, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये चारों ही लेग्यूमिनोसाई होगा, सोलेनेई,
नेसिया हो गया या मलेशिया हो गया या क्रूसीफेरा हो गया, ये चारों डाइकॉट के ही सब टाइप हैं। ठीक है, तो जो मूली है, शलगम है, फूल गोभी है, वो क्रूसीफेरा के अंडर आ गई। अब इसको देख लेते हैं लौकी मिनोस के अंडर क्या क्या आता है। तो जो आपकी मटर हो गई, जो सोयाबीन हो गया या चना हो गया, वो लेग्यूमिनेसे के अंडर आता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो हम लोगों ने पीछे बात की थी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं या ऐसे पेड़ जिनके जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, वो सारे पेड़ लेग्यूमिनेसाई के अंडर आते हैं। ठीक है, वहाँ से आप लेग्यूमिनोस और लेग्यूमिनेसाई को याद रख सकते हैं मिलाकर। दूसरा कह रहा है सोलेनाई फैमिली। सोलेनाई फैमिली में आपका आता है आलू, आपका आएगा टमाटर, जो तंबाकू का पौधा है वो सब सोलेनाई के अंडर आएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है मलेशिया फैमिली। इसके अंडर क्या क्या आएगा, जो कपास का पौधा होगा, जो भिंडी का पौधा होगा, और अभी जो हमने चाइना रोज या हिबिस्कस की बात की थी वो भी इसी फैमिली के अंडर, मलेशिया फैमिली के अंडर आएगा। ठीक है, तो आपको हमने जितनी भी चारों फैमिली हैं उसके कुछ कुछ उदाहरण दे दिए, इनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा और एक बार दोहरा लीजिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी क्रूसीफेरा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52 आपके सामने ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वेजिटेबल किंगडम। निम्नलिखितों में से किसे वनस्पति साम्राज्य का राजा कहा जाता है एक तरह से। तो इसमें देख लेते हैं, पहला फैमिली दिया हुआ है कंपोजिटेई, रोटेशिया, उम्बेलीफेरा या कुकुरबिटेई। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुने हैं तो मैं इनके जो है आपको उदाहरण भी देता जाता हूँ। जो कंपोजिटाई फैमिली है इसके अंतर्गत जो खरबूजा हो गया, जो तरबूज हो गया या जो कद्दू हो गया, जिसको हम पम्पकिन भी बोलते हैं इंग्लिश में, या वाटरमेलन या मस्कमेलन, ये सारे ही कंपोजिटाई फैमिली में आते हैं। ये ऑप्शन ए के अंडर। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, इसको ट्रांसलेशन में गलती हो गई है। इसको हिंदी में भी कंपोजिटाई कहेंगे, मिश्रित मत ढूंढने लगेगा वहाँ अगर पूछ लिया जाए। तो कंपोजिटाई के अंडर क्या क्या आएगा, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, कद्दू या काशी फल हो गया, वो सब कंपोजिटाई के अंदर आएंगे। रोटेशिया फैमिली के अंडर आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट या कह लें जो आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, कीनू हो गया, ये सब रोटेशिया फैमिली के अंडर आएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा है, उम्बेलीफेरा। उम्बेलीफेरा जो आपकी फैमिली है, जो उसके अंडर क्या क्या है, उसके ये सारे ही चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं सब डाइकॉट की बात कर रहे हैं, द्विबीजपत्री की, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो चार फैमिली मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में जो है आपस में हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, बची हुई चार में इधर ले आया हूँ। इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चन में 8 फैमिली तैयार हो गई हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं उम्बेलीफेरा के अंदर क्या क्या आता है। तो उम्बेलीफेरा के अंदर आपका धनिया, जीरा, ये दोनों ही उम्बेलीफेरा के अंडर आते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या कह रहा है, कुकुरबिटेई। तो कुकुरबिटेई जो है वो वनस्पति साम्राज्य का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसको पहले टिक लगा लेते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो कुकुरबिटेई में माफ़ी चाहूँगा, कंपोजिटेई में आपका जो है मैंने गलत बता दिया। कंपोजिटेई में आपका आएगा सूरजमुखी। ठीक है, और जो कुकुरबिटेई है उसमें आएगा तरबूज, खरबूज और काशीफल। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उधर गलती हो गई थोड़ी सी। कंपोजिटाई में आपका क्या आएगा, सूरजमुखी, और कुकुरबिटेई जो है उसके अंदर आएगा आपका तरबूज, खरबूज, काशीफल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पम्पकिन जो है वो कुकुरबिटेई के अंदर आएगा, और कंपोजिटाई के अंदर आएगा आपका सूरजमुखी या सनफ्लावर। ठीक है, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 आपके सामने। प्रश्न नंबर 53 आपसे पूछ रहा है, एंजियोस्पर्म आर डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज, जो आवृतबीजी प्रमुख वनस्पति है क्यों। एंजियोस्पर्म की हमने पीछे भी बात कर ली थी कि जो आपके मोनोकॉट हैं और डाइकॉट हैं वो एंजियोस्पर्म के अंडर ही आते हैं। ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म का पेड़ होता है ये पूर्ण तरह से विकसित होता है, इसमें तना भी मौजूद होगा, इसमें जड़ होंगी, इसमें फूल भी आएंगे, इसमें फल भी लगेगा, इसमें बीज भी होंगे। ठीक है, तो
एक पौधे में जो हम आमतौर पर चीज़ें देखते हैं वो सब एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। अब इसमें विचार कर लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि पूछ ये रहा है कि ये क्यों एक प्रमुख वनस्पति इसको बोला जाता है, क्यों? क्या ये मनुष्य ने इसको पालतू बना लिया, कहने का तात्पर्य है इनकी खेती बाड़ी करने लगा इस वजह से? क्या ये स्वयं परागत हो जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है इसलिए? क्या ये भारी संख्या में बीज पैदा करता है इसलिए? या ये अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से अपने आप को ढाल लेने की जो है इसमें क्षमता मौजूद है इस वजह से? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बाकी हम जो है इसमें ऑप्शन में चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागत क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि एक ही फूल में अब मेल और फीमेल, मादा और पुरुष दोनों ही के अलग अलग जो है जगहों पे मौजूद हैं और एक ही फूल का मेल जो है वो फीमेल के ऊपर आकर उसका फर्टिलाइजेशन कर देता है या उससे आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा और बीज बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये फूल है, ठीक है, ये इसका फीमेल पार्ट हो गया फूल में, ठीक है, और पराग ये मेल पार्ट हो गया, तो हवा ये कीड़े के द्वारा यहाँ पर जो पराग मौजूद है इस पर मेल पार्ट पर वो यहाँ पर फीमेल पार्ट पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है स्वपरागत कहलाती है। ठीक है, पर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि क्यों ये प्रमुख प्रवृत्ति है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये अलग अलग जो विविध आवासों में अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है, ये अलग अलग डाइवर्स हैबिटेट पर अपने आप को अडेप्ट करने की क्षमता रखता है। इस वजह से इसको एक डोमिनेंट फ्लोरा या आवृत बीजी प्रमुख वनस्पति बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी 68 कोर्स के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। आप लोग अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर दिया गया है इस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, एक बार इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं पहले। प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स आर ग्रुप्ड अंडर, या बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पादपों को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। तो जैसा कि हमने अभी पीछे देख लिया है कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, थैलोफाइटा क्या होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये स्पोर्स क्या होते हैं और ये कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के बारे में हमने जान लिया, थैलोफाइटा के बारे में हमने जान लिया, इसमें थैलस मौजूद नहीं होता। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स उन पेड़ों को कहा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ नमक मौजूद होता है पानी में या सतह में, वहाँ ये पैदा होते हैं। जैसे कि आपने मैनग्रोव के वृक्ष के बारे में अगर सुना हो तो वो हेलोफाइट के अंडर आते हैं। ठीक है, जो हेलोफाइट वर्ग है वहाँ आते हैं। ये जो मैनग्रोव के वृक्ष अगर आप इनको मीठे पानी में लगा देंगे तो ये वहाँ नहीं बढ़ पाएगा, पेड़ मर जाएगा। ठीक है, स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं? अब स्पोरोफाइट्स जो है वो पेड़ होते हैं जो स्पोरेंजिया जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पादपों को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका सही उत्तर है क्रिप्टोगैम्स। यहाँ हम लिख देते हैं इसको, ये आता है क्रिप्टोगैम्स के अंडर, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, जो क्रिप्टोगैम्स है उस क्लास के अंडर ये आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54।
क्रिप्टोगैम्स पे थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। जो है पहले तो लिख देता हूँ क्रिप्टोगैम्स क्या है। इसका सही उत्तर क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स। अब ये जो क्रिप्टो गेम्स होते हैं, पहली चीज़ कि इसमें कोई बीज उत्पन्न नहीं होता। जैसा हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर पेड़ों में फूल भी लगता है, फल भी आते हैं, तो क्रिप्टो गेम्स जो वर्गीकरण है, उन पेड़ों में ना तो बीज होता है ना फूल होता है, ठीक है। और इसका अब जब फल नहीं होगा, फूल नहीं होगा, तो ये कैसे बढ़ेगा आगे? तो ये क्या करता है, ये स्पोर जो है बनाता है, और ये जो स्पोर्स हैं ये हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से जाके दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, और वहाँ ये नए पेड़ का जो है निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जो ग्रुपिंग है या वर्गीकरण है वो क्रिप्टोगेम्स के अंडर आता है, ठीक है। हेलोफाइट्स हमने देख लिया, ब्रायोफाइट आपको समझ, हम पीछे बात कर चुके हैं थैलोफाइट के बारे में भी और स्पोरोफाइट्स के बारे में ही। पर ये जो कंफ्यूज मत होइएगा, स्पोर्स अगर लिखा हुआ है तो आप स्पोरोफाइट्स लगा दें, ये क्रिप्टोगेम्स के अंडर आएगा। इसका सही उत्तर ई होगा इस प्रश्न का। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक जो पौधे। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि दीज आर प्रोड्यूस बाय सोमेटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम, कृत्रिम माध्यम में एक दैहिक भ्रूण द्वारा उत्पादित। अब अगर आपको याद आ रहा होगा कि 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि सोमेटिक एम्ब्रियो क्या होता है। देखिए, 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है सोमेटिक और एक होता है सेक्स सेल्स। जो सोमेटिक एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है कि एक ही, अगर ये मान लीजिए सोमेटिक एम्ब्रियो है, तो जब इसमें आगे विभाजन होगा तो आगे चल के जो सोमेटिक सेल्स और बनेंगे वो एक दूसरे की हूबहू नकल होंगे, ठीक है। बट वहीं जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उससे जो नया सेल बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, इनसे आधे आधे क्रोमोसोम आएंगे, और एक नई संतान जो बनेगी उसमें आधे क्रोमोसोम माता से और आधे पिता से आएंगे, ठीक है। तो जो ट्रांसजेनिक पेड़ होते हैं वो सोमेटिक एम्ब्रियो से नहीं बनते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो सोमेटिक एम्ब्रियो से बनेगा उसको हम ट्रांसजेनिक नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इन आर्टिफिशियल मीडियम, कृत्रिम माध्यम से प्रोटोप्लास्ट संयन के बाद उत्पादित होते हैं। तो ये भी सही नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है कि जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए टू अ सेल, एक सेल में विदेशी डीएनए या बाहर से कोई डीएनए लाकर रख दिया। तो अब ये जो बात कह रहा है ये कहीं ना कहीं म्यूटेशन की तरफ इशारा कर रहा है। अब ट्रांसजेनिक से आप क्या समझते हैं कि जो उसके जीन्स हैं किसी बीज के, उनको बदल दिया गया है। तो जीन को कैसे बदला जाएगा? जीन को बदलने का एक तरीका सबसे अच्छा यही है कि जो डीएनए है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए। तो परिवर्तन कब होगा? जब बाहर से कहीं से डीएनए लाकर उस सेल के न्यूक्लियस में जो जीन है वहाँ से उसको बदल दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपका कि विदेशी डीएनए पेश करके उस सेल के पौधे में पुनः उत्पन्न किया जा गया है। तो जब आप किसी न्यूक्लियस में या नाभिकी में जो डीएनए मौजूद है, जब उसमें बदलाव कर देते हैं तो जो नया सेल या नया जो पेड़ बनेगा उसमें जो खूबियाँ होंगी वो किसकी होंगी? जो बाहर से डीएनए लाया गया उसकी भी, और जो अंदर डीएनए मौजूद है उसकी भी। तो आपको मिला जुला कुछ संगम मिलेगा इसका। तो ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका अगर आपको ने नाम सुना हो तो एक पेड़ है जो टोबैको में जो है ये ट्रांसजेनिक पौधे टोबैको में काफ़ी बने, ठीक है। और एक पेड़ और है जिसको हम बोलते हैं ट्रिट्रिकल, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, ट्रिट्रिकल। ये राई का डीएनए से उत्पन्न ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसमें हमने बाहर से डीएनए डाला और एक नया पेड़ उत्पन्न हो गया राई का पौधे का, जिसको हमने बोला ट्रिट्रिकल।
ठीक है। जो तंबाकू का भी पेड़ होता है उसमें भी ट्रांसजेनिक काफ़ी चेंज किया गया। इससे क्या होता है, उन्नत पौधों का निर्माण करते हैं हम लोग ये नई जेनेटिक टेक्निक को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए क्या कहा जाएगा कि बाहर से डीएनए लाके नाभिकी में पेश कर भेज दिया गया, जिससे जो उसका ओरिजिनल डीएनए था वो बदल गया। चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन फील्ड, कि खेत में संकरण के बाद कृत्रिम माध्यम में इसको उगाया जाता है। तो एक बार उसमें संकरण हो गया, उसके बाद उसको चाहे खेत में उगाइए चाहे उसको कृत्रिम माध्यम में उगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य कारण क्या है कि बाहर से डीएनए आना चाहिए। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न अच्छा है, इसको तो एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 56 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 56 आपसे कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नाइदर फ्लावर नॉर फ्रूट बिकॉज दे डू नॉट पजेस। जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें ना तो फूल होता है ना तो फल होता है, क्यों, इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हमने पीछे देखा था कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें क्या होता है, उसमें जो बीज है उसके ऊपर गूदा मौजूद नहीं होता। ठीक है, यही चीज़ तो जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को अलग अलग करती है। एंजियोस्पर्म में गूदा मौजूद होता है बीज के ऊपर, और जिम्नोस्पर्म में कोई प्रकार का गूदा नहीं होता, या जो आपका सीड है उसके ऊपर कोई पल्प मौजूद नहीं होता। जिम्नोस्पर्म का हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था, जो चिलगोजा होता है वो जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। तो अब अगर बीज नहीं होगा तो चिलगोजा कहाँ से आएगा, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि इसमें प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है कि बीज नहीं है, तो बीज अगर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा ना। दूसरा कह रहा है अंडाशय नहीं है, तो ये बात सही है। इस बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, अंडाशय से क्या फर्क पड़ेगा, और उसी से ये आपका एम्ब्रियो और ओव्यूल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए ये इस तरह का पेड़ के अंदर ये फीमेल ऑर्गन है और ये इसकी ओवरी है। ठीक है, ये ओव्यूल है दरअसल, इसके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका। अब होता क्या है, जब ऊपर से मेल पॉलन ग्रेन आएंगे यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये धीमे धीमे फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज होके क्या बनेगा, भ्रूण या एम्ब्रियो बन जाएगा। और ये जो बाहर की यहाँ जो ओवरी है ये क्या होगी, धीमे धीमे इसकी मोटाई बढ़ने लगेगी, और मोटाई बढ़ने से धीमे धीमे क्या होगा, इसमें गूदा बनने लगेगा, और यही गूदा बढ़ के आगे चल के फल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो मुख्यतः जो फल होते हैं उसमें जो खाया जाता है वो क्या होता है, उस फूल की ओवरी होती है जो फलस्वरूप खाई जाती है। ठीक है, यही चल के आगे फल बनाती, और जो ओव्यूल है वो क्या करेगा, वो बीज बना लेगा। तो ये जो ओव्यूल है ये बीज बन जाएंगे, उसके चारों तरफ ये जो ओवरी है ये गूदा बन जाएगी, और उस क्या करेगी, उस बीज को बचाएगी। ठीक, और हमने जैसा कि हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो बीज होता है उसके ऊपर कोई कवरिंग या गूदा मौजूद नहीं होता। तो गूदा क्यों नहीं मौजूद होता, क्योंकि जब ओवरी नहीं होगी तो जब भ्रूण बनेगा तो उसके बाहर जो ओवरी को बढ़ना था, जब ओवरी होगी ही नहीं तो बाहर गूदा नहीं होगा, तो सीधी सी बात है ओवरी ही नहीं है, पर भ्रूण होगा। जब भ्रूण होगा तभी तो ओव्यूल जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, जो आगे जाके बीज बनेगा। तो भ्रूण भी होगा, ओव्यूल भी होंगे, ठीक है, और बीज भी होगा। क्या नहीं होगा, वो है अंडाशय या ओवरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म में बीज, भ्रूण और ओव्यूल तीनों ही मौजूद होते हैं, जो नहीं होता वो क्या है, ओवरी। बीपीएससी 67 और 68 कोर्स के लिए मेन ऑप्शनल कोर्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, फिलॉसफी, एलएसडब्ल्यू, होम साइंस और सोशलॉजी पर 2 अक्टूबर से हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए 800222555086 पर कॉल करके पता कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 57 आपसे पूछ रहा है कि पाइनस पाइनस एक तरह का जिम्नोस्पर्म होता है और दूसरा क्या दिया हुआ है, आम। इनके बीच में क्या भिन्नता होती है? तो जो चिलगोजा होता है उससे थोड़ा छोटा होता है पाइन का जो बीज है, और इसमें भी गूदा मौजूद नहीं होता बीज के ऊपर। आम का फल आपने सभी ने देख रखा होगा। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि पाइनस का जो पेड़ है और जो आम का है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो जिस प्रकार से खजूर का पेड़ होता है, पाइन का पेड़ भी कुछ उस प्रकार का होता है। आप आपस में दोनों को मिला के देख सकते हैं अगर आपने पाइन का पेड़ नहीं देखा है तो पहला है इसमें ऑप्शन कि क्या उसमें हरी पत्तियाँ होती हैं। कहने का मतलब है कि पाइनस में हरी पत्तियाँ नहीं होती, जबकि आम में होती है। तो ऐसा तो नहीं है। खजूर का जो पेड़ होता है उसमें हरी पत्तियाँ मौजूद होती है, इस तरह पाइनस में भी होती हैं। कहने का मतलब है, कह रहा है सेकंड ऑप्शन में कि इसमें लकड़ी प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसा भी नहीं है, लकड़ी भी मौजूद होती है। फिर ये क्या कह रहा है कि ट्री हैबिट में फ़र्क होता है। ये देखिए गलत लिखा है, ये आदत नहीं, ये हैबिट की बात हो रही है। हैबिट का मतलब है कि कहाँ पर पेड़ उग रहा है। ठीक है। चौथा कह रहा है कि ओव्यूल्स नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी। तो ये इन दोनों ही केसेस में नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के अंडर रहते हैं, और जब बाहर से जो पॉलन है जब वो आते हैं अंदर तो ये फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है ओव्यूल से, और जो ओवरी है वो गूदे का निर्माण करती है। पाइनस में तो ओवरी होती ही नहीं है, उसके जो बीज है उसके ऊपर गूदा मौजूद नहीं होता। तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। इसका सही उत्तर क्या होगा, ट्री हैबिट। ऐसी जगह, मतलब कहने का मतलब है कि जो आम का पेड़ है वो अलग तरह की जलवायु में पाया जाता है, और जो पाइनस का पेड़ है वो अलग तरह की जलवायु में पाया जाता है। तो आम का पेड़ हमारा कहाँ मिलता है, जो हमारा गंगा की जो गंगा नदी है इसके आसपास की जो मिट्टी है यहाँ पर मैंगो का पेड़ पाया जाता है। और इवन जो आपका कह लेते हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी फर्टाइल है वहाँ पर ये मैंगो का पेड़ मिलता है, जबकि पाइन का पेड़ वहाँ मिलता है जहाँ पर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है। पाइन का वृक्ष आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जो रेतीली इलाके हैं वहाँ पर आपको पाइन का पेड़ देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ये प्रश्न आपको थोड़ा घुमाने के लिए दिया है, पर वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आम का पेड़ आपने देखा है, पाइनस का पेड़ आपका खजूर की तरह होता है, उतना जानना आपके लिए काफ़ी, उतने से आपका काम हो जाएगा इस सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 आपसे क्या पूछ रहा है कि सॉल्ट लविंग प्लांट्स आर, नमक से प्यार करने वाले पौधे। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन पर थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हीलियोफाइट्स या हेलोफाइट, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था, जीरोफाइट्स हम उन पेड़ पौधों को कहते हैं जिनमें पत्तियां ना के बराबर होती हैं। ये पेड़ या पौधे प्रायः ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती, साथ ही साथ नमी का अभाव होता है। कुल मिला के जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर आपको जो पौधे मिलेंगे वो जीरोफाइट्स होंगे। जो कैक्टस का पौधा होता है वो जीरोफाइट का बहुत अच्छा उदाहरण है। इनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने जीरोफाइट के बारे में देख लिया। और प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि नमक से प्यार करने वाले पौधे। तो जीरो का मतलब हो गया कि वहाँ पर पानी नहीं की मात्रा ना के बराबर होगी, और फाइट्स का मतलब हो गया प्यार करना। तो पानी से ना प्यार करने वाला इस कॉल्ड क्या कहा जाएगा, जीरोफाइट्स। इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, हाइड्रोफाइट। अब हाइड्रोफाइट का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, और फाइट का मतलब होता है प्यार करना। तो पानी से प्यार करने वाला, अभी हमने जीरोफाइट की बात कर ली। और जो हाइड्रोफाइट हैं वो क्या होंगे, जीरोफाइट में जो उसमें विशेषता हैं उसके
बिल्कुल अपोजिट, मतलब उसके विपरीत होगा सब कुछ हाइड्रोफाइट में। क्यों? जो नमी है, पानी है, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो आपका जो हाइड्रोफाइट है वो कहाँ होगा? ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के आसपास पाए जाते हैं, जैसे कि जो कमल का पौधा है, जो वाटर लिली है, जो वाटर हाइसिंथ है, इस तरह के पेड़ पौधे पानी की सतह पर होंगे और इनकी जड़ें वो पानी में डूबी होंगी। ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोफाइट के कुछ उदाहरण आपसे अगर ऑप्शन में दे दिए जाएं, तो कमल का पौधा, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ये एक अच्छे उदाहरण हो सकते हैं हाइड्रोफाइट। ठीक है। अब ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स को अगर आप समझे तो फाइट्स का मतलब तो हो गया प्यार करने वाले, हीलियो का मतलब होता है सूर्य की रोशनी। तो ऐसे पेड़ पौधे जो सूर्य की रोशनी से जो है आकर्षित होते, ऐसे पेड़ों को हीलियोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपने सूरजमुखी का पौधा देखा हो या सनफ्लावर का प्लांट, वो क्या होता है, जैसे जैसे सूरज की दिशा बदलती है वैसे वैसे सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ अपना मुंह किए रहता है। तो जो हेलियोफाइट्स हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण सूरजमुखी हो गया। अभी तक हमने देखा बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। चौथा क्या कह रहा है? हेलोफाइट्स, और यही इसका सही उत्तर है। हेलोफाइट्स वो पेड़ पौधे होते हैं जो ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पर पानी में या मिट्टी में नमक मौजूद होता है। तो ऐसी जगह कौन सी हो सकती है? ऐसी जगह वो होगी जो यहाँ पर समुद्र का पानी इकट्ठा होता हो या फिर समुद्र की लहरें आके टकराती हो। तो जो मैंग्रोव के वृक्ष हैं वो हेलोफाइट्स के अंडर आते हैं। ठीक है। मीठे पेड़ में, मीठे पानी में आपका ये मैंग्रोव का पौधा नहीं पाया जाता। तो हमारा जो सुंदरबन का इलाका है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर हेलोफाइट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जीरोफाइट क्या होता है, हाइड्रोफाइट क्या है, हीलियोफाइट क्या है और हेलोफाइट्स क्या है। हीलियो, हाइड्रो और हेलो ये आपस में सुनने में कुछ कुछ एक समान हो सकते हैं, पर आप कंफ्यूज मत करिएगा, हेलोफाइट्स को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 आपके सामने। ये आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है कि जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा फॉलो क्रिप्टोगेमी, मतलब टेरिडोफाइटा है वो क्रिप्टोगेमी का अनुसरण करते हैं। अभी मैंने पीछे बात की थी आप लोगों से कि जो क्रिप्टोगैमस क्या होता है। क्रिप्टोगैमस वो प्रक्रिया होती है या वो पेड़ पौधे होते हैं जिनमें ना तो फूल होता है ना बीज पाए जाते, और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो छुपे हुए तरीके से होता है। ये जो है ये स्पोर्स पैदा करते, बीज नहीं होगा, फूल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से तो भाई पेड़ कैसे जमेगा फिर? तो ये स्पोर्स पैदा करेंगे जो हवा में उड़कर दूर दूर तक फैल जाते हैं, और जहाँ हवा कम होगी वहाँ जाके रुक जाएंगे और नए पेड़ का निर्माण करेंगे। ठीक है। क्या कह रहा है? पर जो टेरिडोफाइटा है वो क्रिप्टोगेमी फॉलो करते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन ये आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन बी आपका क्या कह रहा है कि मेन प्लांट इन टेरिडोफाइटा इज सेप्रोफाइट्स, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? जो सेप्रोफाइट्स हैं वो किसको कहा जाता है? ऐसे पेड़ पौधों को जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं स्प्रॉन्जिया में। ठीक है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जो टेरिडोफाइटा हैं ये ड्राई और कोल्ड प्लेसेस में, जैसे कि माउंटेन में, यहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी जो है गलत हो गया। क्यों? जो आपके टेरिडोफाइटा हैं वो हमेशा कहाँ पाए जाएंगे? ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका भूमि में नमी मौजूद होगी। ठीक है। और कभी कभी ऐसी जगह भी पाए जाएंगे जो हल्का रेगिस्तानी इलाका है। और आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है। तो यही जो ऑप्शन सी है ये गलत है। ठीक है।
ऑप्शन ए, बी और डी पर भी डिस्कस करते हैं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, पर पूछा जा रहा है कि गलत है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि गलत पूछा जा रहा है, तो जो सी ऑप्शन है चूँकि गलत है तो उसका प्रश्न का उत्तर सी ही होगा। ठीक है, जो टेरिडोफाइटा है वो आपके पहाड़ों में और ठंडे स्थानों पर नहीं पाए जाते। और ये क्या कह रहा है कि ये ठंडे स्थानों पर उगते हैं, तो ये गलत हो गया ना, और गलत ही आपसे पूछा जा रहा है। चौथा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि जो टेरिडोफाइटा है उसमें वॉस्कुलर टिश्यू जो स्पेशलाइज जो है मौजूद होते हैं, तो ये बात सही है। हालांकि ऑप्शन इसमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, घुमाने वाला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न में गलत पूछा हुआ है कि सही पूछा हुआ है। कई बार जल्दीबाजी में हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि सही है कि गलत है, और पहला ऑप्शन पढ़ते ही सही लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बाद में आके पता चलता है कि गलत पूछा था और हमारा सवाल गलत हो गया। ठीक, प्रश्न नंबर 60 आपसे क्या पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको उसमें गलत का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि ब्रायोफाइटा चट्टानों को विघटित करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मतलब ब्रायोफाइट्स डिकम्पोज रॉक्स एंड मेक ऑयल फर्टाइल। तो ये बात सत्य है, जो ब्रायोफाइटा हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर पानी मौजूद होता है या पानी के सतह पे जो है मौजूद होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, जो दलदली इलाका है वहाँ पर इसकी जड़ें जो है वहाँ की जो मिट्टी होगी उसको पकड़ के रखेंगी। तो जब ये पकड़ के रखेंगी तो वहाँ से क्या होगा, जो मिट्टी है वहाँ से उसको हटने नहीं देंगी। तो क्या होगा कि जो मिट्टी है उसको पकड़ के भी रखेगी और वहाँ से सॉइल एरोजन की प्रक्रिया नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है मिट्टी उपजाऊ बनी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट हैं उनका उपयोग पैकिंग सामग्री में किया जाता है और ये एक अच्छा ईंधन भी है। अब आप बताइए कि क्या ब्रायोफाइटा को पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या फ्यूल की तरह जलाया जा सकता है। तो ये बात जो है, जो ब्रायोफाइटा है वो एक अच्छे ईंधन की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। अगर पूछा जाए वन लाइनर में तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा प्रिवेंट सॉइल एरोजन। इस बारे में हम वही बात ही कर चुके कि जो ब्रायोफाइटा है वो मिट्टी को कटाव से रोकता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ है वो आसपास की मिट्टी को पकड़ के रखती है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइटा पानी को अवशोषित नहीं करते और खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए उपयोग में आते हैं। ब्रायोफाइटा डोंट एब्जॉर्ब वाटर एंड आर यूज टू पैक मटीरियल्स। आप खुद सोचिए कि अगर कोई ऐसा पेड़ है जो पानी पर ही पल रहा है, पानी के आसपास मौजूद है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें पानी की मात्रा मौजूद ना हो। तो ऐसी चीज़, ऐसा पेड़ जिसमें पानी की मात्रा मौजूद होगी, तो क्या उसको हम खाने के सामान को पैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें तो नमी रहेगी, आपका खाना खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत है, आपसे गलत ही पूछा है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सवाल कठिन नहीं है, घुमाने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। 67 और 68 पीपीएससी के लिए मेंस क्लास हमारे यहाँ 3 अक्टूबर से शुरू हो गई हैं, और 68 पीपीएससी के लिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होना है जनवरी में, उसके लिए 2 अक्टूबर से बैच शुरू हो गए हैं। धन्यवाद।